हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग का आपके अपने ही परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए चीज़ों को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जो हमने मेरे पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में पढ़ा है उसे हम एक क्विक रिकैप करके पहले उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के परिचय में भूगोल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण बातों को बताने का प्रयास किया था, जहां हमने सबसे पहले ये देखा था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो हमने देखा था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था और 274 से 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व के मध्य उन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्योंकि इराटोस्थेनीज का जीवन काल ही 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इराटोस्थेनीज ने इसी कालखंड के दरमियान भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, वो एग्जैक्टली टाइम का हमें ज्ञान नहीं है कि सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने किस समय भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना है, बहुत ही पुरानी बात है। ठीक है। उस समय का हमारे पास कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस बात को इराटोस्थेनीज के जीवन काल से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि उनका जीवन काल ही 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं या ऐसा हम मान सकते हैं कि उन्होंने इसी कालखंड के दरमियान भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया होगा। ठीक है। और मैंने आपको साथ ही साथ बताया था कि इराटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान थे और विद्वान को इंग्लिश में स्कॉलर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने देखा था भूगोल शब्द को। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हम पृथ्वी को पृथ्वी अर्थ तो बोल ही सकते हैं, इसके साथ साथ पृथ्वी के कुछ अन्य उपनाम भी मैंने आपको बताया था, जिसमें पृथ्वी को हम भू, धरा, वसुंधरा, भूमि, अर्थ, पृथ्वी कुछ भी को बोल सकते हैं। ये सब पृथ्वी के उपनाम है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द को जानने के बाद हमने ज्योग्राफी से मिलता जुलता ही एक अन्य अति महत्वपूर्ण शब्द को भी देखा था, जिसे हम जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जियोलॉजी भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, पहला जियो और दूसरा लॉजी। जियो को हम पृथ्वी या अर्थ के नाम से जानते हैं और लॉजी का अर्थ होता है सतहों का अध्ययन, अर्थात जियोलॉजी विषय का संबंध पृथ्वी के सतहों से और पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जियोलॉजी विषय के अंतर्गत हम पृथ्वी के सतहों का और पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, अर्थात जियोलॉजी विषय का, जिसे हम हिंदी में भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं, इस विषय का संबंध पृथ्वी के सतहों से और पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद हमने अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के उपागम को देखा था। वैसे तो भूगोल की दुनिया में बहुत से अप्रोचेस को बताए गए हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बेसिकली दो अप्रोचेस की बात करती है, पहला डिडक्टिव अप्रोच और दूसरा इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच वास्तविक रूप से हमें यह बताने का प्रयास करती है कि भूगोल का अध्ययन कभी भी वैश्विक आधार पर होना चाहिए, अर्थात भूगोल की दुनिया में जो भी सिद्धांत, जो भी नियमों को बताया गया है, उन सब का पहले हम अध्ययन कर लें, उन चीजों को समझ लें, उसके बाद किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष में उन नियमों, उन सिद्धांतों को लागू करके उस क्षेत्र या प्रदेश के विभिन्नताओं का हम अध्ययन कर सकें। इसके बाद दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी में दूसरा अप्रोच दिया गया है, जिसे हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इंडक्टिव अप्रोच हमें कहती है कि भूगोल का अध्ययन कभी भी प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नताओं के अंतर के आधार पर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि जैसे भारत का भूगोल और अमेरिका का जो भूगोल है, इन दोनों को पहले हमने पढ़ लिया और इन दोनों देशों के मध्य क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या अंतर है, उन सब का हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। तो ये हमें इंडक्टिव अप्रोच बताती है।
और मैंने आपको बताया था कि हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा वो डिडक्टिव अप्रोच होगा और मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि हम भूगोल को डिडक्टिव अप्रोच के आधार पर पढ़ेंगे, अर्थात भूगोल को हम वैश्विक समानताओं के आधार पर हम अपना अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने एनसीईआरटी में जो दो परिभाषाएं दी गई हैं, पहला रिचर्ड हॉटसन का और दूसरा अल्फ्रेड हैटनर का, इन दोनों परिभाषाओं को भी हमने देखने का प्रयास किया था। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से उन परिभाषाओं को याद दिलाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिचर्ड हॉटसन ने इंडक्टिव अप्रोच के आधार पर अपनी परिभाषाओं को दिया है। वो हमें कहते हैं कि भूगोल का अध्ययन कभी भी प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नताओं के अंतर के आधार पर होना चाहिए, और वहीं अल्फ्रेड हैटनर हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि भूगोल का अध्ययन कभी भी वैश्विक आधार पर होना चाहिए। जैसे जो भी भूगोल के जो भी नियम या उपनियम हैं जिन्हें हमने एक बार पढ़ लिया और उन्हीं नियमों और उन्हीं सिद्धांतों को किसी क्षेत्र प्रदेश में लागू करके उन क्षेत्र प्रदेशों के अंतरों को भी हमने पढ़ लिया। तो अल्फ्रेड हैटनर हमें डिडक्टिव अप्रोच से भूगोल के अध्ययन की बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ मान्यताओं को भी देखा था। हमने 4 तरीके की मान्यताओं को देखा था। पहला निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा संभावनावाद और चौथा नवनिश्चयवाद। ठीक है, तो पहला वाला जो निश्चयवाद की विचारधारा है ये हमें बताती है कि प्रकृति ही नियामक और निर्धारक है, अर्थात सब कुछ प्रकृति ही तय करती है। जहां प्रकृति को सर्वशक्तिमान अर्थात सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने की बात कही गई है। ठीक है, तो निश्चयवाद की विचारधारा हमें यह बताती है कि मनुष्य का जो भी रहना, खाना, पीना, पहनना ये सब प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित एवं तय किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि निश्चयवाद की विचारधारा एक्सट्रीम की है। और निश्चयवाद के बाद दोस्तों हमने दूसरी मान्यताओं को देखा था जिसमें एक था संभववाद। संभववाद हमें यह बताने का प्रयास करती है कि मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है और अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, जहां प्रकृति से भी ज्यादा शक्तिशाली मानव को बताया गया है। तो संभववाद की विचारधारा या मान्यता हमें यह बताने का प्रयास करती है कि मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है और अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों संभववाद की विचारधारा या मान्यता भी एक्सट्रीम की है, क्योंकि इसमें मानव को सर्वशक्तिशाली बताया गया है। यह हमें यह बताने का प्रयास करती है कि मानव अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, जिसका अर्थ हुआ कि मानव अपने हिसाब से प्रकृति को बदल सकता है। तो इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह विचारधारा भी एक्सट्रीम की है। इसके बाद हमने इसी से मिलता जुलता एक अन्य विचारधारा देखा था जिसे संभावनावाद के नाम से हम जानते हैं। संभावनावाद हमें यह बताने का प्रयास करती है कि प्रकृति हमें चयन के साधन उपलब्ध कराती है और मानव अपनी इच्छा अनुसार उन साधनों का चयन करता है, परंतु चयन के साधन सीमित हैं। तो संभावनावाद की जो विचारधारा है दोस्तों, ये विचारधारा एक्सट्रीम की नहीं है। पहली विचारधारा जो निश्चयवाद की और संभववाद की थी, ये विचारधारा एक्सट्रीम की थी, क्योंकि एक में प्रकृति को सर्वशक्तिशाली बताया गया था और वहीं दूसरी विचारधारा जो संभववाद की थी, इसमें मनुष्य को अर्थात मानव को सर्वशक्तिशाली बताया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों विचारधारा एक्सट्रीम की है, लेकिन संभावनावाद हमें यह बताने का प्रयास करती है कि प्रकृति हमें चयन के साधन उपलब्ध कराती है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उन साधनों का चयन करता है, परंतु चयन के साधन सीमित हैं। तो ये विचारधारा दोस्तों एक्सट्रीम की नहीं है, बल्कि ये विचारधारा मध्यमा प्रतिपदा की है, मिडिल पाथ की है, क्योंकि यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि मानव प्रकृति पर तो प्रकृति भी मानव पे प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने चौथी मान्यताओं को देखा था, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे आधुनिक मान्यताओं में से एक है, जिसे हम नवनिश्चयवाद के नाम से जानते हैं। ये हमें यह बताने का प्रयास करती है कि प्रकृति को कभी भी ट्रैफिक सिग्नल के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात प्रकृति हमें स्टॉप एंड गो का सिग्नल देगी। तो इन सिग्नलों को देख करके मानव को अपनी क्रियाओं को
और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। जब प्रकृति हमें स्टॉप का सिग्नल दे तो मनुष्य को अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए, और जब प्रकृति हमें गो का सिग्नल दे तो मानव को अपनी क्रियाओं को, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको करंट से इस विचारधारा को जोड़ के बताने का प्रयास करूं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब पहाड़ों पर्वतों को काट करके सड़कों का निर्माण किया जाता है तो मैं आपको बताऊं कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मानसून के सीजनों में पहाड़ों पे लैंडस्लाइड की घटना बहुत ज्यादा होती है। तो यही हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब मानसूनी सीजन हो अर्थात वर्षा का समय हो तो हमें पहाड़ों को काट कर सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली नवनिश्चयवाद की विचारधारा हमें यही बताने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मानव प्रकृति पर जो भी प्रभाव डालेगा प्रकृति हमसे उसका प्रति उत्तर लेगी। अर्थात अगर हम प्रकृति पर चोट पहुंचाएंगे, प्रकृति को क्षति पहुंचाएंगे, तो प्रकृति कभी ना कभी हमसे इसका प्रतिरोध अवश्य लेगी। और दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी के विषय में कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि आप अपना बेस को मजबूत करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप 6ठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी को जब पढ़ना प्रारंभ करोगे तो ये पुस्तकें आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, 2 बार में ना आए, 3 बार में ना आए, 4 बार में ना आए, कभी तो आएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि करत करत अभ्यास से जन्मत होए सुदान, और रसरी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। बार बार रस्सी के चोट से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप एक ही किताब को बार बार पढ़ोगे तो वो किताब आपको समझ में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और जिस दिन वो किताब आपको समझ में आ गई उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हो, उस परीक्षा का यदि आपने सिलेबस देखा हो, ठीक है, तो उस सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए रहते हैं उन सब का सार, उन सब की शुरुआत एनसीईआरटी के किताबों से ही हुई है। तो एनसीईआरटी की किताबों से हमारा बेस बहुत ही मजबूत होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे मैंने आपको ये भी बताया था। तो मैं तो आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ समय मिलने पे कभी कभी आप एनसीईआरटी के किताबों को भी उठा करके पढ़ते रहिए, जिससे क्या होगा कि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और मैंने आपको दूसरा ये भी बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा उसे आपको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, जो कि आपका हैंड रिटेन नोट्स होगा। हैंड रिटेन नोट्स का महत्व भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं कि हम नया पढ़ने के साथ साथ पढ़े हुए चीजों को रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या कि हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। कभी भी हमारे पढ़ाई का तरीका, दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। कभी भी दोस्तों हमारे पढ़ाई का तरीका 60-40 के रेशियो में होना चाहिए। 60% का अर्थ है दोस्तों जो हमने पढ़ लिया उसका रिवीजन, और 40% का अर्थ है दोस्तों कि कुछ हमने नया पढ़ा।
रिवीजन का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कोई भी चीजें ऐसे नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा, एक बार देखा, एक बार सुना और चीजें आपको याद हो गई। अगर आपने एक बार पढ़ के, एक बार देख करके छोड़ दिया, तो ऐसा इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो चीजें आप एक समय के बाद भूल जाओगे। और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, वो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कभी भी पढ़ने का सही तरीका है 60-40 के रेशियो में, कि 60% जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका हमने रिवीजन किया और 40% हमने नए चीजों को पढ़ा। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 60-40 के रेशियो में हम चीजों को बांट दें। 60% हम पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करें और 40% हम नई चीजों को पढ़ें। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, रिवीजन का एक तरीका बताऊंगा कि कभी भी हमारा पढ़ने का तरीका 3R पे होना चाहिए, ठीक है। 3R, रीड, वाइज, रिकॉल। और दोस्तों, कभी भी पढ़ने का सही तरीका 3R है, ठीक है। कि रीड, रिवाइज, रिकॉल, कि पहले हमने चीजों को पढ़ा, फिर उसका हमने रिवीजन किया, उस पढ़े हुए चीजों को समय समय पे रिवाइज किया, और फिर क्या किया कि सब कुछ बंद कर दिया, बस आंखें बंद करके जो भी हमने पढ़ा है उसे हमने सोचा, उन चीजों को हमने याद करने का प्रयास किया, जिसे हम रिकॉल कहते हैं। अगर आपने 3R के फॉर्मूले से किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस रेशियो से आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया, हाँ, तो वो चीजें आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो पढ़ने के साथ साथ कैसे पढ़ना है, इन बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। पढ़ता हर कोई है, सिलेक्शन किसी किसी का हो पाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो दूसरे ग्रह से आते हैं। वो हमारे बीच के ही होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं। तो कुछ तो उनमें हमसे अलग होगा ना, तभी तो उनका सिलेक्शन हो पा रहा है। तो पढ़ने के साथ साथ पढ़ने का सही तरीका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको दो बातें महत्वपूर्ण बताई है। पहला, कि कभी भी पढ़ने का तरीका 60-40 के रेशियो में होना चाहिए, कि 60% हमने पढ़े हुए चीजों को रिवाइज किया और 40% हमने नया कुछ पढ़ा, ठीक है। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि पढ़ाई कभी भी 3R पर होना चाहिए, रीड, रिवाइज, रिकॉल। रीड का मतलब है कि हमने चीजों को पढ़ा, उसके बाद उसका हर समय समय पे रिवाइज किया, उसके बाद सब कुछ बंद करके हमने आंख बंद करके उन चीजों को अपने दिमाग में सोचने का प्रयास किया, जिसे हम रिकॉल कहते हैं। तो इस पैटर्न पे, इस मेथड से पढ़ोगे तो चीजों को कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि यात्रा अभी बहुत लंबी है। ये कुछ दिनों की और कुछ महीनों की नहीं है, बहुत लंबी है। इसलिए अपने आप को सही रास्ते पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो छोटे छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, यही सब लोगों को सिलेक्शन दिलवाते हैं। लोगों को लगता है दोस्तों कि मेहनत करना, कि जाएंगे, किताबें उठाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मेहनत करने से ही परिणाम हर बार हमारे फेवर में नहीं होता। ये बात सही है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही रंग नहीं लाती है। मेहनत के साथ साथ दिशा निर्देशन का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसलिए आप चाहते हो कि आपके हालात बदले, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, ठीक है।